पैसा मुझे आपके पास लाने के लिए शिक्षक ने दिया था। उन्होंने कहा कि चक्रीय सम्राट बनने पर मुझे वेतन भी मिल सकता है। यह मेरा पहला साल का पारिश्रमिक है, लेकिन अगर मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं तो शायद मुझे इस तरह के कुछ और पुरस्कार मिलेंगे। अप्रत्याशित रूप से कौशल्या ने पूछने पर जोर नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए पैसे ले लिए और कहा, विराज, आपको अपने शिक्षक की बातें सुननी चाहिए, समझे? हां। विराज ने बार बार सिर हिलाया। कौशल्या ने पूछा, क्या अभ्यास कठिन है? बिच्छू पूंछ वाली छिपकली को मारने से पहले विराज ने निश्चित रूप से इस सवाल का अलग तरह से जवाब दिया होगा। आखिरकार उसके दिल में उल्लू चींटियों की कब्र का डर बहुत मजबूत था। लेकिन इस समय उसने अपना सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मां, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। शिक्षक मुझे अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, मुझे हर दिन खाने के लिए अच्छा खाना देते हैं और मुझे गर्म पानी के झरने में भीगने देते हैं। ये शब्द सुनकर कौशल्या के चेहरे पर राहत दिखी। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। जल्दी से खाना खाने जाओ। रात का खाना खाने के बाद विराज ने ट्रेनिंग लिक्विड का उपयोग करना नहीं भूला, जिसका उपयोग उसने उसके लिए जंगली जड़ी बूटियों का सूप उबालने के लिए किया था। सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाने से पहले वह खुद से बहुत प्रसन्न था। अगले दूसरे दिन सुबह वह ओडिन पर्वत की सड़क पर वापस लौटा। रास्ते में उसे कोई जादुई जानवर नहीं मिला और वह जल्दी से वापस पहाड़ की चोटी पर चला गया। गुरुजी, मैं वापस आ गया हूं। विराज उत्साह से कमरे में दाखिल हुआ। महावीर ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से उसी जगह पर इंतजार कर रहा था और उसने हल्के से कहा, आज के पाठ्यक्रम को जारी रखने से पहले मैं आपको एक परीक्षा दूंगा ताकि पता चल सके कि आपने अब तक जो पढ़ा है उसे भूल गए हैं या नहीं। मुझे चक्रीय रंक के बारे में बताएं। साथ ही चक्रीय के रूप में रैंक बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए? विराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, चक्रीय शूरवीर को पहले और 10वें रैंक के बीच वर्गीकृत किया जाता है। 100वें आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर को पार करने के बाद उन्हें चक्रीय सम्राट शूरवीर में पदोन्नत किया जा सकता है। चक्रीय सम्राट को उसी तरह वर्गीकृत किया जाता है। वे हर 10 आध्यात्मिक ऊर्जा स्तरों पर एक रैंक प्राप्त करते हैं और 200वें स्तर को पार करने पर कोई व्यक्ति देव शूरवीर परीक्षा दे सकता है। शूरवीर परीक्षा के लिए केवल आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए किसी व्यक्ति के पास शूरवीर के 10 मानक होने भी आवश्यक हैं। देव शूरवीर बनने के बाद कोई व्यक्ति 10 आध्यात्मिक ऊर्जा स्तरों के बाद भी पहले रैंक से पदोन्नत हो सकता है। केवल 210वें आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर पर पहुंचने पर ही कोई व्यक्ति दूसरे रैंक का देव शूरवीर बन सकता है। महावीर ने अपनी जांच जारी रखी। देव शूरवीर बनने के बाद प्रत्येक रैंक पर पदोन्नति के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकताएं अलग अलग क्यों हैं? विराज ने उत्तर दिया, क्योंकि शूरवीर के पहले चरण में प्रवेश करने के बाद ही किसी को पूर्ण शूरवीर कहा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक रैंक को केवल अनुकूलित किया जाता है। आपने मुझे यह भी सिखाया कि चरण चाहे जो भी हो, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण या उसके बाद, पहले और दूसरे के बीच की रैंक हमेशा पार करने में सबसे आसान होती है। महावीर ने इस परीक्षा को समाप्त करने से पहले आधे घंटे तक कई अन्य प्रश्न पूछे। विराज ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए, बिना किसी छोटी सी गलती के, क्योंकि उनकी याददाश्त तब बहुत अच्छी थी। अच्छा, तुम्हें अच्छी तरह याद है। अब हम आज की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहले मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुम्हें लगता है कि एक शूरवीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आक्रमण करना या बचाव करना? महावीर के सवाल को सुनकर विराज कुछ हद तक हैरान हो गया और थोड़ी देर तक गहराई से सोचने के बाद उसने अज्ञानता भरे चेहरे के साथ अपना सिर हिला दिया। महावीर के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान उभरी। आप बिल्कुल ईमानदार हैं। आप सिर्फ मुझे संतुष्ट करने के लिए कोई सामान्य उत्तर देने की कोशिश नहीं करते। आपका तो कहना ही क्या, चक्रीय हॉल भी इस सवाल का आसानी से जवाब नहीं दे सकता। इस सवाल की वजह से असली शूरवीरों के बारे में चक्रीय हॉल द्वारा शूरवीरों की 2 शाखाएं अलग अलग की जाती हैं, हमलावर शूरवीर और संरक्षक शूरवीर।
हमलावर शूरवीरों का ध्यान हमले पर होता है। वे दोहरे हथियार चलाते हैं और अपने घोड़ों और अपनी आक्रामक पवित्र कलाओं के संयोजन से लड़ते हैं। उनकी लड़ने की क्षमता बहुत अधिक है और युद्ध के मैदान में उनकी ताकत उसी रैंक के सैनिकों और हथियारों की ताकत से बढ़कर है। संरक्षण शूरवीर रक्षा को प्राथमिकता देते हैं। वे एक हाथ में हथियार और दूसरे में ढाल रखते हैं और टीम के मुख्य अंग होते हैं। वे सहायता करने और रिकवरी करने की पवित्र कलाओं में कुशल होते हैं। उनकी लड़ने की क्षमता शायद हमलावर शूरवीरों की तुलना में कमजोर है, लेकिन सहयोग में संरक्षण शूरवीर की उपयोगिता हमलावर शूरवीरों की तुलना में कहीं ज्यादा है। इस बिंदु पर महावीर थोड़ी देर के लिए रुक गया। अभी भी विराज को देखते हुए उसने पूछा, क्या आप मानते हैं कि हमलावर शूरवीर अधिक हैं या अधिक संरक्षक शूरवीर हैं? विराज ने सोचा, फिर कहा, अधिक हमलावर शूरवीर होने चाहिए। आपने अभी कहा कि हमलावर शूरवीरों की आक्रामक शक्ति बेहतर है। महावीर ने अपना सिर हिलाया। यह विपरीत है। हमारे शूरवीर हॉल में संरक्षक शूरवीरों का अनुपात प्रतिशोध शूरवीरों की तुलना में 10 से 1 है। ओह, इतना अंतर? लेकिन क्यों? विराज ने हैरान होकर पूछा। महावीर ने उत्तर दिया, क्योंकि हम मंदिर गठबंधन से संबंधित हैं। मंदिर गठबंधन के 6 महान मंदिरों के पैसा मुझे आपके पास लाने के लिए शिक्षक ने दिया था। उन्होंने कहा कि चक्रीय सम्राट बनने पर मुझे वेतन भी मिल सकता है। यह मेरा पहला साल का पारिश्रमिक है, लेकिन अगर मैं तेजी से आगे बढ़ता हूं तो शायद मुझे इस तरह के कुछ और पुरस्कार मिलेंगे। अप्रत्याशित रूप से कौशल्या ने पूछने पर जोर नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए पैसे ले लिए और कहा, विराज, आपको अपने शिक्षक की बातें सुननी चाहिए, समझे? हां। विराज ने बार बार सिर हिलाया। कौशल्या ने पूछा, क्या अभ्यास कठिन है? बिच्छू पूंछ वाली छिपकली को मारने से पहले विराज ने निश्चित रूप से इस सवाल का अलग तरह से जवाब दिया होगा। आखिरकार उसके दिल में उल्लू चींटियों की कब्र का डर बहुत मजबूत था। लेकिन इस समय उसने अपना सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मां, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। शिक्षक मुझे अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, मुझे हर दिन खाने के लिए अच्छा खाना देते हैं और मुझे गर्म पानी के झरने में भीगने देते हैं। ये शब्द सुनकर कौशल्या के चेहरे पर राहत दिखी। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। जल्दी से खाना खाने जाओ। रात का खाना खाने के बाद विराज ने ट्रेनिंग लिक्विड का उपयोग करना नहीं भूला, जिसका उपयोग उसने उसके लिए जंगली जड़ी बूटियों का सूप उबालने के लिए किया था। सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाने से पहले वह खुद से बहुत प्रसन्न था। अगले दूसरे दिन सुबह वह ओडिन पर्वत की सड़क पर वापस लौटा। रास्ते में उसे कोई जादुई जानवर नहीं मिला और वह जल्दी से वापस पहाड़ की चोटी पर चला गया। गुरुजी, मैं वापस आ गया हूं। विराज उत्साह से कमरे में दाखिल हुआ। महावीर ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से उसी जगह पर इंतजार कर रहा था और उसने हल्के से कहा, आज के पाठ्यक्रम को जारी रखने से पहले मैं आपको एक परीक्षा दूंगा ताकि पता चल सके कि आपने अब तक जो पढ़ा है उसे भूल गए हैं या नहीं। मुझे चक्रीय रैंक के बारे में बताएं। साथ ही चक्रीय के रूप में रैंक बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए? विराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, चक्रीय शूरवीर को पहले और 10वें रैंक के बीच वर्गीकृत किया जाता है। 100वें आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर को पार करने के बाद उन्हें चक्रीय सम्राट शूरवीर में पदोन्नत किया जा सकता है। चक्रीय सम्राट को उसी तरह वर्गीकृत किया जाता है। वे हर 10 आध्यात्मिक ऊर्जा स्तरों पर एक रैंक प्राप्त करते हैं और 200वें स्तर को पार करने पर कोई व्यक्ति देव शूरवीर परीक्षा दे सकता है। शूरवीर परीक्षा के लिए केवल आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए किसी व्यक्ति के पास शूरवीर के 10 मानक होने भी आवश्यक हैं। देव शूरवीर बनने के बाद कोई व्यक्ति 10 आध्यात्मिक ऊर्जा स्तरों के बाद भी पहले रैंक से पदोन्नत हो सकता है। केवल 210वें आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर पर पहुंचने पर ही कोई व्यक्ति दूसरे रैंक का देव शूरवीर बन सकता है। महावीर ने अपनी जांच जारी रखी। देव शूरवीर बनने के बाद प्रत्येक रैंक पर पदोन्नति के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकताएं अलग अलग क्यों हैं? विराज ने उत्तर दिया,
क्योंकि सूरवीर के पहले चरण में प्रवेश करने के बाद ही किसी को पूर्ण शूरवीर कहा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक रैंक को केवल अनुकूलित किया जाता है। आपने मुझे यह भी सिखाया कि चरण चाहे जो भी हो, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवां चरण या उसके बाद, पहले और दूसरे के बीच की रैंक हमेशा पार करने में सबसे आसान होती है। महावीर ने इस परीक्षा को समाप्त करने से पहले आधे घंटे तक कई अन्य प्रश्न पूछे। विराज ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए, बिना किसी छोटी सी गलती के, क्योंकि उनकी याददाश्त तब बहुत अच्छी थी। अच्छा, तुम्हें अच्छी तरह याद है। अब हम आज की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहले मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुम्हें लगता है कि एक शूरवीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आक्रमण करना या बचाव करना? महावीर के सवाल को सुनकर विराज कुछ हद तक हैरान हो गया और थोड़ी देर तक गहराई से सोचने के बाद उसने अज्ञानता भरे चेहरे के साथ अपना सिर हिला दिया। महावीर के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान उभरी। आप बिल्कुल ईमानदार हैं। आप सिर्फ मुझे संतुष्ट करने के लिए कोई सामान्य उत्तर देने की कोशिश नहीं करते। आपका तो कहना ही क्या, चक्रीय हॉल भी इस सवाल का आसानी से जवाब नहीं दे सकता। इस सवाल की वजह से असली शूरवीरों के बारे में चक्रीय हॉल द्वारा शूरवीरों की दो शाखाएं अलग अलग की जाती हैं, हमलावर शूरवीर और संरक्षक शूरवीर। हमलावर शूरवीरों का ध्यान हमले पर होता है। वे दोहरे हथियार चलाते हैं और अपने घोड़ों और अपनी आक्रामक पवित्र कलाओं के संयोजन से लड़ते हैं। उनकी लड़ने की क्षमता बहुत अधिक है और युद्ध के मैदान में उनकी ताकत उसी रैंक के सैनिकों और हथियारों की ताकत से बढ़कर है। संरक्षण शूरवीर रक्षा को प्राथमिकता देते हैं। वे एक हाथ में हथियार और दूसरे में ढाल रखते हैं और टीम के मुख्य अंग होते हैं। वे सहायता करने और रिकवरी करने की पवित्र कलाओं में कुशल होते हैं। उनकी लड़ने की क्षमता शायद हमलावर शूरवीरों की तुलना में कमजोर है, लेकिन सहयोग में संरक्षण शूरवीर की उपयोगिता हमलावर शूरवीरों की तुलना में कहीं ज्यादा है। इस बिंदु पर महावीर थोड़ी देर के लिए रुक गया। अभी भी विराज को देखते हुए उसने पूछा, क्या आप मानते हैं कि हमलावर शूरवीर अधिक हैं या अधिक संरक्षक शूरवीर हैं? विराज ने सोचा, फिर कहा, अधिक हमलावर शूरवीर होने चाहिए। आपने अभी कहा कि हमलावर शूरवीरों की आक्रामक शक्ति बेहतर है। महावीर ने अपना सिर हिलाया। यह विपरीत है। हमारे शूरवीर हॉल में संरक्षक शूरवीरों का अनुपात प्रतिशोध शूरवीरों की तुलना में 10 से 1 है। ओह, इतना अंतर? लेकिन क्यों? विराज ने हैरान होकर पूछा। महावीर ने उत्तर दिया, क्योंकि हम मंदिर गठबंधन से संबंधित हैं। मंदिर गठबंधन के 6 महान मंदिरों के प्रमुख के रूप में हम शूरवीर मंदिर को केवल अपनी व्यक्तिगत युद्ध क्षमताओं पर विचार नहीं करना चाहिए। हमें अपने सहयोगियों के बारे में भी विचार करना होगा। इसे मंदिर गठबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन 6 व्यवसायों से संबंधित लोग एक साथ लड़ते हैं, तभी वे सबसे अधिक लड़ने की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन टीम के मूल के रूप में शूरवीर को न केवल अपने हमले और बचाव पर विचार करना होता है, बल्कि अपने सहयोगियों की सुरक्षा पर भी विचार करना होता है। इस प्रकार हमलावर शूरवीर की तुलना में संरक्षक शूरवीरों की संख्या बहुत अधिक है। विराज को उनके कुछ शब्द समझ में आए। गुरुजी, तो क्या मुझे भविष्य में संरक्षक शूरवीर बनना चाहिए या हमलावर शूरवीर? महावीर ने हल्के से उत्तर दिया, आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उचित विकल्प चुन सकते हैं। इस पहलू में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपके स्वभाव को देखते हुए आपके लिए संभवतः संरक्षक शूरवीर बनना अधिक उपयुक्त होगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से हमलावर शूरवीर हूं। मैं आपको जो कुछ दे सकता हूं वह अधिकांशतः हमलावर शूरवीरों द्वारा उपयोग की जाने वाली क्षमताएं और कौशल हैं। गुरुजी, मैं जवाब देने में अधीर मत हो, महावीर ने तुरंत विराज को टोकते हुए कहा। इस पर गहराई से सोचने के लिए आपके पास 1 साल है। 1 साल बाद आप मुझे अपना जवाब बताएंगे। हां, 1 साल बाद मिर्जापुर शहर में। मिर्जापुर शहर की चौड़ी सड़क पर चलते हुए विराज की आंखें उत्सुकता और आश्चर्य से भरी हुई थीं। कितना बड़ा शहर है! सड़क कम से कम 16.6 मीटर चौड़ी थी और सड़क के दोनों तरफ दुकानें थीं। घोड़ों की लगातार भीड़ थी और बहुत शोर था।
इस शहर के लोगों की भीड़ की तुलना ओडिन के शहर से नहीं की जा सकती थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जितना अलग था। मंदिर गठबंधन के दक्षिणी भाग में मिर्जापुर एक मध्यम आकार का शहर था, लेकिन यह पहली बार था जब विराज, जो बचपन से ओडिन में रहता था, को इस पैमाने का शहर देखने को मिला। विराज मिर्जापुर शहर के प्रति उत्सुकता से भरा हुआ था और सड़क पर लोग भी उसके जैसे ही उत्सुक लग रहे थे। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे। आज, 1 साल बाद, विराज का चेहरा अब अस्वस्थ नहीं लग रहा था और वह काफी बड़ा भी हो गया था। हालांकि वह अभी भी एक बच्चे की तरह दिखता था, लेकिन उसका रूप पतला लग रहा था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इतना सुंदर युवक अपनी पीठ पर 2 लंबी तलवारें लटकाए हुए था। वे स्पष्ट रूप से परिष्कृत लोहे के हैंडल वाली 2 तलवारें थीं, जिनकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 डेसीमीटर और मोटाई 3 सेंटीमीटर से अधिक थी। हालांकि वे धारदार तलवारों की तरह नहीं दिख रही थीं, लेकिन वे बिल्कुल भी हल्की नहीं दिख रही थीं। वे शूरवीरों की तलवार की तरह दिख रही थीं। क्या इतना छोटा बच्चा संभवतः इस तरह के तलवार का उपयोग कर सकता है? 1 साल के कठोर अभ्यास ने उनमें अविश्वसनीय परिवर्तन किए, मानो उनका पुनर्जन्म हुआ हो। उल्लू चींटियों की मांद में 83वें दिन वह आखिरकार बांस की तलवारों पर भरोसा कर सकता था, ताकि सभी दिशाओं से आने वाले उल्लू चींटियों के हमलों को पूरी तरह से रोक सके। हालांकि उसे अभी भी उल्लू चींटियों की मांद में अभ्यास करना था, केवल अपने साथ लाए हथियारों को बदलना था। सबसे हल्की बांस की तलवार से लेकर लकड़ी की तलवार, फिर लोहे की तलवार, परिष्कृत लोहे की तलवार। उसे सभी तरह के वजन की तलवारों के जोड़े के साथ खुद को ढालना था। शूरवीरों की तलवार के साथ खुद को ढालने के बाद उसे 1 और महीने के लिए तलवार से परिष्कृत लोहे की तलवार पर वापस आना पड़ा। फिर लोहे की तलवार, लकड़ी की तलवार, बांस की तलवार पर एक पूरा चक्कर पूरा करना पड़ा। यह सब पूरा करने के बाद एक पूरा साल बीत चुका था। इस बार वह मिर्जापुर शहर गया, क्योंकि महावीर ने उसे साल भर के कठिन प्रशिक्षण के मूल्यांकन के रूप में 2 काम दिए थे। शहर में प्रवेश करते ही विराज ने लोगों से पूछा कि मिर्जापुर शहर का शूरवीर मंदिर कहाँ है। कुछ चौड़ी गलियों से गुजरने के बाद मिर्जापुर शहर के केंद्र के पास पहुंचकर उसने ढाल और तलवार से बने प्रतीक की वजह से अपने गंतव्य की पहचान की। मिर्जापुर के शूरवीर हॉल की तुलना ओडिन हॉल से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि यहां ऊंची और बड़ी इमारतों की कम से कम 5 परतें खड़ी की गई हैं, जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई हैं। प्रवेश द्वार पर 2 बख्तरबंद युवा शूरवीर खड़े थे। छोटे दोस्त, तुम किसे ढूंढ रहे हो? जब विराज शूरवीर हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो प्रवेश द्वार पर मुस्कुराते हुए एक युवा शूरवीर ने उससे पूछा। जवाब देने के अलावा कोई विकल्प न होने पर विराज, जो एक सुंदर लड़के की तरह दिख रहा था, आगे बढ़ा। नमस्ते भाइयों, मैं हॉल मास्टर प्रताप सिंह की तलाश कर रहा हूं। विराज ने विनम्रता से दोनों शूरवीरों से बात की। हॉल मास्टर को खोज रहे हो? दोनों युवकों ने उसकी ओर देखा और पूछा। तुम्हें उनसे मिलने की क्या जरूरत है? विराज ने बताया, मेरे शिक्षक ने मुझे हॉल मास्टर प्रताप सिंह की तलाश करने और फिर उन्हें एक पत्र देने के लिए कहा। तो फिर पत्र मुझे दे दो, बाईं ओर खड़े युवा शूरवीर ने कहा। विराज ने अपना सिर हिलाया। शिक्षक ने कहा कि मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से हॉल मास्टर को सौंपना होगा। युवा शूरवीर ने अजीब तरीके से जवाब दिया। मुझे डर है कि मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। यह मिर्जापुर शहर का शूरवीर हॉल है। केवल हमारे जैसे हॉल के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। विराज ने थोड़ी चिंता दिखाते हुए कहा, लेकिन मैं भी शूरवीर हॉल से हूं। मैं ओडिन हॉल से आया हूं। युवा शूरवीर ने कहा, यह अभी भी ठीक नहीं है छोटे भाई। यह ऐसा ही है। उन हॉलों में से एक बच्चे के रूप में आप केवल हर 3 साल में परीक्षा के लिए प्रवेश कर सकते हैं। यह पत्र मुझे दे दो, मैं इसे पास करने में आपकी मदद करूंगा। फिर अगर हॉल मास्टर आपसे मिलने के लिए तैयार है तो आप प्रवेश कर पाएंगे। विराज ने झुर्रियां डालीं। महावीर ने उसे कई बार चेतावनी दी कि यह पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रताप सिंह को दिया जाना चाहिए।
इस समय एक मधुर आवाज गूंजी। तुम क्या कर रहे हो? एक छोटे बच्चे को शर्मिंदा कर रहे हो। यह आवाज हॉल में मौजूद किसी व्यक्ति की थी। यह व्यक्ति हल्के कपड़े पहने एक किशोरी लड़की थी। उसके गुलाबी रंग के बालों को बड़े करीने से कंघी करके एक पोनी टेल बनाया गया था और उसकी खूबसूरत नीली बड़ी आंखें विराज को ध्यान से देख रही थीं। वह 18 से 19 साल की लग रही थी। उसका शरीर सुंदर ढंग से हिल रहा था। उसके कंधे दोनों तरफ से खुले हुए थे। एक तलवार का हैंडल था। वरिष्ठ शूरवीर। दरअसल दोनों युवक हाल ही में शूरवीर बने थे, इसलिए उन्होंने आदरपूर्वक उसे सलाम किया। छोटी लड़की विराज के सामने पहुंची, उत्सुकता से उसके चेहरे को देखते हुए फिर दोनों युवा शूरवीरों से कहा, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोगों के जीने के लिए मरना प्रथा है। इसके अलावा यह छोटा भाई भी हमारे शूरवीर हॉल के उप हॉल में से एक से है। मैं उसे चाचा प्रताप सिंह से मिलने ले जाऊंगी। या क्या आप मानते हैं कि यह बच्चा परेशानी पैदा करने आया है? हां। दोनों युवा शूरवीरों ने उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की, केवल सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। किशोरी लड़की ने अपना दाहिना हाथ विराज की ओर बढ़ाया। छोटे भाई, मैं सुमा हूं। चलो, मैं तुम्हें चाचा प्रताप सिंह से मिलने ले जा रही हूं। विराज बहुत खुश हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद बड़ी बहन, मैं विराज हूं। सुमा की कोमल हथेली की पकड़ मजबूत थी। उसकी त्वचा स्पष्ट रूप से कुछ खुरदरी थी, जाहिर तौर पर उसकी तलवार चलाने की ट्रेनिंग की वजह से। हालांकि विराज के हाथ ने उसे एक अलग तरह का एहसास कराया। उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए विराज का हाथ काफी चिकना था और सुमा को उसे पकड़ना नरम और आरामदायक लगा। मिर्जापुर के शूरवीर हॉल में प्रवेश करते ही विराज को तुरंत एक विचित्र वातावरण का एहसास हुआ। जमीन ग्रे स्लेट से ढकी हुई थी और कुल 12 मोटे खंभे पूरे हॉल को सहारा दे रहे थे। उनके सामने 6 विशाल पत्थर की कुर्सियां थीं, जिनमें से प्रत्येक 3.3 मीटर ऊंची थीं और उनमें से प्रत्येक पर कई सजावटी पैटर्न बनाए गए थे, जिन्हें विराज ने पहले कभी नहीं देखा था। बड़ी बहन, यह क्या है? विराज ने 6 पत्थर की कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए जिज्ञासा से पूछा। सुमा का चेहरा गंभीर हो गया। ये हमारे शूरवीर हॉल की सर्वोच्च महिमा, दिव्य सिंहासन का प्रतीक है। केवल एक दिव्य शूरवीर ही उनमें से एक को धारण कर सकता है। छोटे भाई, क्या आप दिव्य शूरवीर के बारे में जानते हैं? यह सर्वोच्च पद है जिसे हम शूरवीर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सभी वरिष्ठ दिव्य शूरवीर पौराणिक हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध में 72 पौराणिक दानव देवताओं का अकेले सामना किया था। यह पहली बार था जब विराज ने दिव्य शूरवीर की उपाधि के बारे में सुना था। महावीर ने उसे दिव्य शूरवीरों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। बड़ी बहन, दिव्य शूरवीर कितने शक्तिशाली होते हैं? उन्हें दिव्य शूरवीर क्यों कहा जाता है? सुमा ने उत्तर दिया, यह ठीक इसीलिए है क्योंकि उनके पास एक दिव्य सिंहासन है। सिंहासन द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही कोई दिव्य शूरवीर बन सकता है। आप उन्हें केवल कुर्सियां नहीं मान सकते। उनमें से प्रत्येक देवताओं द्वारा छोड़ी गई एक वास्तविक कलाकृति है। मेरा लक्ष्य एक दिन दिव्य शूरवीर बनना है। विराज, जो कि असंतुष्ट लग रहे थे, ने कहा, लेकिन ये दिव्य सिंहासन केवल 6 हैं। क्या होगा यदि ये पर्याप्त न हो? सुमा ने हंसते हुए कहा, मूर्ख लड़के, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि दिव्य शूरवीर क्या होते हैं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि हम शूरवीर हॉल के पास वर्तमान में केवल 3 दिव्य शूरवीर हैं। दिव्य शूरवीर बनना वास्तव में अविश्वसनीय रूप से कठिन है। जब वह बोल रही थी, सुमा पहले ही विराज को दूसरी मंजिल पर ले आई था। शूरवीर हॉल का दृश्य बहुत ऊंचा था, लेकिन वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि हर मंजिल बहुत ऊंची थी। इसलिए केवल 3 सहायक मंजिलें थीं। वे दोनों दूसरी मंजिल पर एक बड़े कमरे में गए और सुमा ने कहा, यह चाचा प्रताप सिंह का कमरा है, लेकिन अभी भी सुबह है। वह अभी तक हॉल में नहीं पहुंचे हैं, हालांकि उन्हें जल्दी आना चाहिए। उसके ऐसा कहने के बाद सुमा ने अपनी आवाज कम कर दी और अपना चेहरा विराज के कान के पास ले गई। विराज, क्या मैं तुम्हें छोटा भाई कहूं या छोटी बहन?
विराज इस अचानक हुई घटना से थोड़ा डर गया और उसे हैरान परेशान नजर से देखा। सूमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नाटक करना बंद करो। मैं मूल रूप से शूरवीर हॉल में आने के लिए एक पुरुष पोशाक के साथ घर से भाग गई थी। अन्यथा वे मेरे जैसी लड़की को आसानी से स्वीकार नहीं करते। तुम बड़ी बहन के समान ही हो, है ना? एक लड़का संभवतः तुम्हारे जितना सुंदर कैसे दिख सकता है? इसके अलावा कुछ सालों के बाद जब तुम्हारा शरीर विकसित हो जाएगा, खासकर यहां बड़ी बहन की तरह, तो तुम खुद को और नहीं छिपा पाओगी। बोलते समय उसने विराज का हाथ भी अपनी छाती पर खींच लिया। हालांकि उसने एक नरम कवच पहना हुआ था, फिर भी विराज के हाथ में एक नरम एहसास आ गया। वह शुरू में उसकी बातों का खंडन करना चाहता था, लेकिन इस समय कुछ नहीं कह सकता था। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से लाल हो गया। जहां तक उसे याद था, वह अपनी मां के साथ भी इतना अंतरंग नहीं हुआ था। भले ही उसे यह समझ में न आया हो कि एक पुरुष किसी महिला को कैसे छूता है, लेकिन अवचेतन रूप से उसने अपनी शर्मीली भावनाओं को बाहर निकाल दिया और उसका शर्मीला चेहरा इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून बह रहा हो। हाँ, कितनी डरपोकता है। छोटी बहन, तुम सच में बहुत प्यारी हो। निश्चिंत रहो, मैं भविष्य में इस मिर्जापुर हॉल में तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। ऐसा कहते हुए सूमा ने विराज के छोटे से चेहरे को अपनी उंगलियों के बीच पकड़कर हंस दिया। विराज ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, बड़ी बहन, मैं वास्तव में एक लड़का हूं, छोटी बहन नहीं। इस समय उसका हाथ अभी भी सूमा की छाती पर दबा हुआ था। उसका दिमाग पूरी तरह से गर्म हो गया था और उसकी आवाज वास्तव में बहुत धीमी हो गई थी। कहाँ? सूमा को अचानक समझ आ गया, तुम सच में एक लड़के हो? विराज ने हताश होकर सिर हिलाया। अपना हाथ हटाते हुए वह एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जिसने गलती की थी, और कुछ कदम पीछे हट गया। सूमा थोड़ी परेशान दिख रही थी। लेकिन तुम्हारा हाथ इतना मुलायम कैसे हो सकता है? और तुम इतनी सुंदर कैसे दिख सकती हो? क्या मैंने वाकई गलतफहमी की? आह, मुझे छुआ गया। छोटे भाई, बताओ, तुम मेरी भरपाई कैसे करोगे? वह उस समय हॉल से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन ठीक इसी समय उसने प्रवेश द्वार पर विराज को देखा। एक नजर के बाद उसे हॉल में पहली बार पहुंचने का दृश्य याद आ गया और उसे विराज के बारे में पहली बार अच्छी धारणा बनी, जिसने प्रवेश करने की कोशिश की। लेकिन इस समय उसे इस छोटे लड़के का हाथ पकड़ने की पहल करने की अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या यह अत्यधिक अभद्र कार्य नहीं था? उसके दिल में सूमा उदास थी। सौभाग्य से उसके सामने यह छोटा लड़का केवल 10 साल का लग रहा था। मैं मैं वास्तव में नहीं जानता, विराज ने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन उसके दिल में उसने सोचा, यह आप ही थे जिन्होंने मुझे आपको छूने के लिए मेरा हाथ खींचा था। मैं वास्तव में आपको छूना नहीं चाहता था। सूमा का चेहरा सफेद और लाल हो गया था और काफी देर तक सोचने के बाद उसने बेबसी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी छोटे लड़के, लेकिन तुम्हें यह बात मेरे साथ गुप्त रखनी होगी। तुम दूसरे लोगों को नहीं बता सकते। भविष्य में मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनूंगी। एक बड़ी बहन जिसने अपने छोटे भाई को अपने नीचे छूने दिया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। घर से भागकर शूरवीर बनने का फैसला करने वाली इस लड़की का स्वभाव कमजोर नहीं था। उसने इस पेचीदा स्थिति से निपटने के लिए जल्दी ही एक कमजोर बहाना ढूंढ लिया। सुमा, तुम यहां क्या कर रही हो? इस समय एक गरजती हुई आवाज गूंजी। विराज और सूमा ने एक ही समय में पीछे मुड़कर देखा तो एक विशालकाय दानव प्रवेश कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वास्तव में एक बहुत बड़ा दानव था। उसका शरीर कम से कम 2 मीटर ऊंचा था, लेकिन अधिक सटीक रूप से वह 2.64 मीटर लंबा था। 2.64 मीटर लंबा मजबूत आदमी। शूरवीर हॉल जैसी ठोस इमारत में भी जमीन हिलती हुई महसूस की जा सकती थी। चाचा प्रताप, आपको वाकई अपना वजन कम करना चाहिए, नहीं तो आप पहली मंजिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे उस दिन का डर है जब मिर्जापुर हॉल अंदर से ढह जाएगा, सुमा ने झट से कहा। यह मजबूत आदमी मिर्जापुर हॉल का मेजबान प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह, जिसने अभी अभी उसकी बातें सुनी थीं, क्रोधित नहीं हुआ। वह हंसा और बस इतना ही कहा, सिर्फ शराब पीने से मेरा वजन बढ़ता है, मैं क्या कर सकता हूं? सुमा,
क्या तुम ही हो जो इस छोटी बच्ची को लेकर आई हो? वह तुम्हारी पारिवारिक रिश्तेदार है। मैं एक लड़का हूं। सुमा द्वारा एक लड़की के रूप में गलत समझा जाना अभी भी ठीक था, भले ही उसने उसे छूने के लिए मजबूर किया हो। लेकिन इस मोटे चाचा को इस तरह बोलते हुए सुनकर विराज, जो उदास था और उसके प्रति असंतुष्ट था, ने तुरंत विरोध किया। प्रताप सिंह विचलित लग रहा था। सुमा ने विराज के व्यवहार को देखकर हंसना बंद कर दिया और उसे उसका लक्ष्य बताया। यह किस तरह का पत्र है? इसे मुझे दिखाओ। प्रताप सिंह ने अपना हाथ विराज की ओर बढ़ाया। विराज ने एक गहरी सांस ली और अपने उदास दिल को शांत किया। फिर उसने पत्र प्रताप सिंह के हाथ में रख दिया। पत्र खोलते ही प्रताप सिंह प्रसन्न दिखाई दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उनका लंबा शरीर सीधा खड़ा हो गया और जब उन्होंने पत्र पढ़ना समाप्त किया तो उनके चेहरे पर बहुत गंभीरता आ गई। सुमा एक तरफ खड़ी थी, जिज्ञासा से भरी हुई। प्रताप सिंह शूरवीर हॉल का गुरु था, लेकिन एक सच्चा नरकता शूरवीर भी था। मंदिर गठबंधन में केवल कुछ ही लोग उससे मेल खाते थे। अगर एक साधारण पत्र उसे इतना आदरणीय बना सकता है तो कोई बात होनी चाहिए। लेकिन जब वह इस बारे में सोच रही थी तो प्रताप सिंह, जो पहले ही पत्र पढ़ चुका था, ने विराज की ओर सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। यह कहते हुए वह बाहर चला गया। विराज जिज्ञासा से भरे सुमा के साथ प्रताप सिंह का पीछा करते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। मिर्जापुर हॉल की पहली मंजिल मुख्य स्वागत कक्ष थी। दूसरी मंजिल वह थी जहां सभी तरह के काम निपटाए जाते थे और तीसरी मंजिल को परीक्षाएं आयोजित करने की जगह के रूप में जाना जाता था। मिर्जापुर हॉल से संबंधित सभी शूरवीर हॉल के पीछे के क्षेत्र में एक निवास स्थान में रहते थे। तीसरी मंजिल पहली इमारत के हॉल के शीर्ष पर एक गुंबद थी। जैसे ही वह अंदर गया, विराज ने एक तरह का निराशाजनक माहौल महसूस किया। तीसरी मंजिल एक बेहद चौड़ा हॉल था, 5 मीटर ऊंचा, बिना किसी सजावट के। चारों ओर की दीवार पर कुछ प्रतीक और रेखाएं थीं, जो एक फीकी चमक बना रही थीं। प्रताप सिंह, जो लगातार आगे बढ़ रहा था, रुकने से पहले इस परीक्षा हॉल में पहुंचा। उसके दाहिने हाथ से एक हल्की नीली रोशनी निकली और जमीन की सतह से एक पत्थर का खंभा तुरंत उभरा। यह बिल्कुल काला था। इसकी सामग्री की प्रकृति को पहचानना मुश्किल था। प्रताप सिंह ने विराज का सामना किया और कहा, क्या आप जानते हैं कि आपके शिक्षक ने आपको किस उद्देश्य से यहां आने के लिए कहा था? विराज ने अपना सिर हिलाया। गुरु ने कहा था कि आप मुझे यह बताएंगे। प्रताप सिंह ने सिर हिलाया। वरिष्ठ महावीर चाहते थे कि आप चक्रीय सम्राट शूरवीर परीक्षा से गुजरें। चलो अब शुरू करते हैं। इस काले पत्थर को पूरी ताकत से मारो, जिस तरफ से तुम चाहो। चक्रीय सम्राट शूरवीर परीक्षा शब्द सुनकर सुमा, जो बगल में खड़ी थी, उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। विराज की उम्र कितनी थी? 11 या अधिकतम 12 साल। उसे मिर्जापुर हॉल की सबसे बड़ी प्रतिभा कहा जाता था। प्रताप सिंह को ऐसा नहीं लगा कि वह मजाक कर रहा था, और उसकी आवाज सुनकर उसे एहसास हुआ कि क्या इस विराज के शिक्षक प्रताप सिंह से भी ऊपर हो सकते हैं? क्या वह छठे चरण का सजीव शूरवीर हो सकता है? हे भगवान! सजीव शूरवीर को मंदिर गठबंधन का अभिजात वर्ग कहा जा सकता है, और वह अपने शिष्य को परीक्षा देने के लिए मिर्जापुर हॉल में कैसे जाने दे सकता था? जहां सुमा का दिल अनिश्चितता से भरा हुआ था, वहीं दूसरी ओर विराज पहले से ही तैयार हो चुका था। विराज ने अपनी परिष्कृत लोहे की तलवार निकाली, जो काले रंग की चमकती हुई थी। जिस क्षण उसने इस तलवार को पकड़ा, उसके स्वभाव में अचानक अविश्वसनीय परिवर्तन हुए। इस शर्मीले दिखने वाले बच्चे से एक कठोर वातावरण का उदय हुआ। उसकी निगाहें दृढ़ और अडिग हो गईं। उसका पूरा शरीर स्थिर चट्टान के करीब महसूस हुआ और एक शक्तिशाली भावना को बाहर निकाल दिया। 10 साल के बच्चे की उसकी विशेषताएं कहां चली गईं? एक कदम आगे और एक वार, एक आक्रमण जिसमें एक घोड़े के लिए 2 सबसे बुनियादी चालें शामिल हैं। एक पिंग ध्वनि गूंजी। परिष्कृत लोहे की तलवार ने बेरहमी से पत्थर के काले खंड पर प्रहार किया। भिनभिनाने की ध्वनि के साथ हॉल की चारों ओर की दीवारों से एक हल्की नीली धुंध सीधे चमक उठी और पत्थर के काले खंड पर एक सटीक संख्या दिखाई दी। 107।
107वें स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रताप सिंह और सुमा दोनों इस पल अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं पाए। 100 का आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर रैंक के दूसरे चरण का मतलब था। इसलिए भले ही 107वां आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर केवल दूसरे चरण के पहले रैंक के अनुरूप था, फिर भी यह दूसरा चरण था। हालांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि विराज ने अपने शरीर की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए किसी भी कौशल का उपयोग नहीं किया था। यह सिर्फ एक शुद्ध कट था। यह सिर्फ वे ही नहीं थे, विराज भी चौंक गए थे। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही 100वें स्तर पर पहुंच चुकी है। चूंकि वह ऑडिन हॉल में था, चूंकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा केवल 25वें स्तर पर थी, इसलिए यह पहली बार था जब उसने इसका परीक्षण किया। लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा परिणाम होगा। एक चक्रीय सम्राट रैंक। मैं अप्रत्याशित रूप से पहले से ही एक चक्रीय सम्राट रैंक पर हूं। उसके पूरे शरीर में एक उत्साह की भावना दौड़ गई। इस पल में विराज को लगा कि पिछले साल के उसके सारे प्रयास पुरस्कृत हो गए हैं। महावीर ने एक छोटे बच्चे को 1 साल के भीतर 25वें आध्यात्मिक स्तर से 100वें स्तर से भी ज्यादा की वृद्धि करने में सक्षम बनाया, जिससे वह रैंक के दूसरे चरण तक पहुंच गया। हालांकि इसे पूरे महाद्वीप में एक अनोखा मामला नहीं कहा जा सकता, फिर भी इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। विराज ने खुद से बहुत प्रयास किए, लेकिन यह महावीर की वजह से भी संभव हुआ, जिसने उसे गर्म पानी के झरनों में भीगने दिया, और मंदिर के हत्यारे की वजह से, जिसने उसके शरीर की नलियों को अविश्वसनीय लाभ पहुंचाया। गर्म पानी के झरनों में भीगे बिना विराज इस तरह का अभ्यास कैसे जारी रख सकता था? एक बार कोमा में जाने से उसे लंबे समय तक आराम करने के लिए मजबूर होना पड़ता। 1 ही वर्ष में उसके शरीर की नींव मजबूत हो गई थी। प्रताप सिंह की नजर धीरे धीरे ठीक हो गई। जिस नजर से उसने विराज को देखा, उसमें अविश्वसनीय बदलाव आए, जैसे कि वह कोई दुर्लभ खजाना देख रहा हो। उसके मोटे चेहरे पर कुछ हद तक चापलूसी वाला भाव प्रकट हुआ। तुम्हारा नाम विराज था, है ना? इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? विराज ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, 10 साल। प्रताप सिंह और सूमा ने एक बार फिर गहरी सांस ली। 10 साल का एक चक्रीय सम्राट? इसका वर्णन करने के लिए प्रतिभा शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। इसे प्रतिभा से भी बड़ी प्रतिभा कहा जाना चाहिए। प्रताप हॉल मास्टर, मैं आखिरकार परीक्षा में पास हो गया, है ना? विराज ने पूछा। प्रताप ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है। प्रक्रिया के अनुसार आपको दूसरे चरण से गुजरने के लिए केवल 100वें आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर की आवश्यकता है, लेकिन आपके शिक्षक ने पत्र में कहा है कि आपको युद्ध में एक देव शूरवीर को चुनौती देनी चाहिए और 15 मिनट तक देव शूरवीर के हमलों का सामना करना चाहिए, अन्यथा आपको परीक्षा उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। इस मांग के संबंध में प्रताप ने पाया कि यह बहुत कठोर था। भले ही 5वीं रैंक का देव शूरवीर 1/4 घंटे तक देव शूरवीर के हमलों का सामना करने में सक्षम न हो, फिर भी विराज जैसे युवा की तो बात ही छोड़िए, जिसने अभी अभी चक्रीय सम्राट शूरवीर के चरण में प्रवेश किया है। ठीक है, तो कृपया इस कार्य के लिए एक देव शूरवीर को नियुक्त करें, विराज ने कहा, और उसने अपने बाएं हाथ की दूसरी परिष्कृत लोहे की तलवार निकाली। मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। सुमा ने आगे बढ़ते हुए जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसकी छोटी, सुंदर और आकर्षक आंखें उसकी बहती जिज्ञासा को छिपा नहीं सकीं। 10 साल का चक्रीय सम्राट शूरवीर, यह किस तरह की अवधारणा थी? उसे निश्चित रूप से इस छोटे शूरवीर की लड़ने की क्षमता का परीक्षण करना था। प्रताप ने सुमा की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। ध्यान रखना। सुमा मुस्कुराई। आराम से रहो अंकल प्रताप, मैं उसे चोट नहीं पहुंचना चाहती। वह आखिरकार मेरा छोटा भाई बन गया है। जैसे ही उसने यह कहा, सुमा ने भी अपनी पीठ से 2 तलवारें निकाल लीं। विराज की तुलना में उसकी तलवारों की जोड़ी अधिक शानदार लग रही थी। प्रत्येक तलवार के शरीर पर एक सुनहरी चमक फैल रही थी। प्रत्येक तलवार की लंबाई 1.6 मीटर थी और उत्कीर्ण प्रतीक द्वारा एक तरह का मजबूत पवित्र वातावरण भेजा गया था। सुमा अभी भी अपनी तलवारों की जोड़ी पकड़े हुए विराज को देख रही थी। वह मन ही मन आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जैसे ही उसने हथियार को पकड़ा,
उसका स्वभाव स्पष्ट रूप से एक शर्मीले युवक की पिछली उपस्थिति की तुलना में बदल गया। उसका वर्तमान रूप काफी भयंकर लग रहा था और अप्रत्याशित रूप से उसने जो दबाव डाला उसका उस पर हल्का असर हुआ। प्रताप सिंह कुछ कदम दूर हट गए और धीमी आवाज में बोले, शुरू करो। रेफरी की भूमिका निभाते हुए उन्हें पूरा भरोसा था कि वे उन्हें एक दूसरे को चोटिल नहीं होने देंगे। बड़ी बहन, अपना ख्याल रखना। बड़ी बहन, सावधान रहना। जैसा कि वीराज ने उसे चेतावनी दी, उसका पैर पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसके प्रत्येक कदम से पार की गई दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन गति तेज थी। यह शूरवीरों का कम दूरी का आक्रमण था, जिसे उसने सही ढंग से अंजाम दिया। दोनों तलवारें, पहली विराज के सामने और दूसरी उसकी पीठ के पीछे, लगभग एक झटके में सूमा के सामने आ गईं। एक तेज और मजबूत झटका सीधे सूमा के बाएं कंधे की ओर गया। यह आक्रमण में केंद्रित विशुद्ध गति की शक्ति से भर गया था। सूमा ने मुस्कुराहट दिखाई। उसके बाएं हाथ की तलवार जल्दी से उठी, विराज के हमले को रोकते हुए, और उसने बिना किसी जल्दबाजी के अपने दाहिने हाथ की तलवार से हमला किया। वह देखना चाहती थी कि क्या इस छोटे लड़के को इस स्तर के हमले से नुकसान हो सकता है। बैंक। बिना किसी संकेत के वीराज के दाहिने पैर ने अचानक जमीन पर कदम रखा, जिससे उसके पैर ने अपनी पिछली गति को रद्द कर दिया, बलपूर्वक इस पूरी तरह से हमले को समाप्त कर दिया। उसका शरीर उसके साथ बह गया। इस बीच भेजी गई लोहे की तलवार को गति के साथ जल्दी से वापस ले लिया गया, बस समय पर सुमा के इस उकसावे को पार करने के लिए। प्रताप की आंखें चमक उठीं। कौशल व्यवधान। इस समय उसने अपनी लोहे की तलवार भी अपने हाथ में ले ली। उसकी तलवार की धार क्षण भर के लिए चमकी और उसके ठीक बाद, कम से कम उसकी पिछली गति से दुगुनी गति से, धार पर एक रोशनी चमकी, जो पहले की तरह सूमा के बाएं कंधे पर निशाना साध रही थी। शुद्ध सफेद किनारा, रफ्तार, तकनीक, व्यावहारिक रूप से पूरी तरह से मिश्रित दो शूरवीर क्षमताओं का उपयोग किया गया था, और यह सूमा से उकसावे के इस क्षण में एक उद्घाटन बनाने के लिए हुआ। रफ्तार नामक शूरवीर कौशल हमले की गति को बढ़ाने में सक्षम है और साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने में भी सक्षम है। आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित करने वाली दूसरी क्षमता, शुद्ध सफेद किनारा के साथ समन्वयित इस हिट की शक्ति पहले ही विराज के 107वें आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर से बहुत आगे निकल चुकी थी। हालांकि सूमा एक चक्रीय सम्राट शूरवीर नहीं थी, वह एक देव शूरवीर थी, और जिस क्षण तलवार चली वह पहले से ही इसके खिलाफ सुरक्षा में थी। इस गंभीर स्थिति में उसके दाहिने हाथ की तलवार उसके शरीर के सामने आ गई। चाहे विराज ने अपने हमले को कितना भी बढ़ाया हो, यह उसकी सुरक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता था। डिंग। दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराईं। विराज के वार ने ब्लेड के ऊपरी तीसरे हिस्से पर वार किया। क्रॉसकट की तुलना में सीधे वार की शक्ति वास्तव में कम नहीं थी। हालांकि विराज की तुलना में सुमा की आध्यात्मिक ऊर्जा की श्रेष्ठता के कारण उसने हमले को रोक दिया, लेकिन 2 कदम पीछे हटने में मदद नहीं कर सकी। पा। विराज के दाहिने हाथ की तलवार को पीछे हटा दिया गया, लेकिन उसकी हरकतें इतनी आसानी से नहीं रुकीं। उसके दाहिने हाथ की लोहे की तलवार उसी समय उठी जब उसने 1 कदम आगे बढ़ाया, अप्रत्याशित रूप से फिर से हमला किया। दूसरा हमला, और वह भी इतनी कम दूरी से, लेकिन इसे विफल कर दिया गया। हालांकि यह लगातार दूसरा हमला था। विराज का कठोर दाहिना हाथ बगल से बह गया। दूसरे हमले में केवल 3 कदम शामिल थे, लेकिन उन 3 कदमों के दौरान उसका शरीर बहुत स्थिर लग रहा था। फिर उसका पैर घूम गया। उसके शरीर के साथ एक तेज चक्कर का एहसास हुआ। बाएं हाथ की तलवार उठी, एक पतली सफेद रोशनी की तरह चमक रही थी। शुद्ध सफेद किनारा की गंभीर चोट सीधे सुमा की ओर थी। सुमा की आंखें आश्चर्य से भरी थीं, लेकिन उसने इस समय एक प्रतिभाशाली शूरवीर की अपनी जन्मजात प्रतिभा दिखाई। उसका दाहिना पैर पीछे की ओर था, उसका शरीर एक स्थिर मुद्रा में था। फिर उसका शरीर झुक गया, उसके दाहिने हाथ की तलवार तैयार हो गई, और उसके बाएं हाथ की तलवार एक प्रकार की बिजली का उत्सर्जन करते हुए आगे की ओर बढ़ गई। 10 तलवार छायाएं बन गईं जो विराज के शरीर की ओर बढ़ रही थीं। बिजली का प्रहार, एक तीसरा चरण, शूरवीर कौशल।
एक रक्षात्मक और जवाबी हमला करने वाला कदम। लेकिन अगले दृश्य ने प्रताप को पूरी तरह से अचंभित कर दिया, जो एक तरफ खड़ा था। एक ध्वनि गूंजी और विराज की पूरी ताकत से हमला करने वाली तलवार तुरंत सूमा की तलवार से टकरा गई। हालांकि विराज और सूमा की आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच लगभग 100 स्तरों का अंतर था, लेकिन उनके इस हमले को कौशल द्वारा समर्थित किया गया था और गति से बल खींचने में कामयाब रहा। जैसे ही दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराईं, परिणाम आश्चर्यजनक था। किसी को भी लाभ नहीं हुआ, यहां तक कि सुमा का शरीर भी थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन अचानक सुमा का बिजली हमला विराज के सामने आ गया। इस समय प्रताप ने लड़ाई को बाधित करने के बारे में सोचा और सुमा पहले से ही उसका हाथ रोकने की तैयारी कर रही थी। लेकिन विराज का दाहिना हाथ, जो अब भी हमले से पीछे हटा था, अचानक हिल गया। तलवार से निकले एक प्रकार के भ्रम ने उसके शरीर के सामने के क्षेत्र को नष्ट कर दिया और एक तेज आवाज के साथ बिजली का हमला पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। क्योंकि वह विराज को नुकसान पहुंचाने से डरती थी, सूमा ने पूरी ताकत से हमला नहीं किया और उसके हमले को न केवल टाला गया, बल्कि इस समय उसका प्रतिकार भी किया गया। दोनों तलवारें, एक क्षैतिज और एक लंबवत, यह एक शूरवीर के कौशल का संकेत था। बिजली का हमला। सूमा के पहले वाले खुशनुमा चेहरे में पहले से कुछ भी नहीं बचा था। जब उसने अपना बिजली का हमला छोड़ा तो उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। इस तथ्य के अलावा कि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विराज उसके पिछले हमले को रोक पाएगा, इसलिए उसने इस जवाबी हमले का कोई जवाब तैयार नहीं किया था। सूमा के शरीर से एक पतली सुनहरी रोशनी चमकी। उसका दाहिना हाथ जमीन में घुसा हुआ था और एक सुनहरी किरण अचानक फूट पड़ी, जो 2 मीटर ऊंची उठी। ध्वनि के साथ सुमा के बिजली के हमले को सुनहरी रोशनी की एक परत ने रोक दिया और वापस उछल गया। इस समय वह भी रक्षात्मक मुद्रा लेते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। हमलों के पिछले उत्तराधिकार की खपत कम नहीं थी। सूमा ने विराज की ओर एक उदास नजर डाली, जो अभी अभी पीछे हटे थे। ठीक है छोटे लड़के, तुमने बड़ी बहन को अपने हमले से निपटने के लिए स्वर्गीय शक्ति भेजने के लिए मजबूर किया। सावधान रहो, अब बड़ी बहन हमला करने वाली है। स्वर्गीय शक्ति तीसरे चरण के है हमलावर शूरवीरों का एक कौशल, जो शूरवीर के विशेष पवित्र प्रकाश से समर्थन प्राप्त करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा से निर्मित एक सर्वबाहर रक्षा के समान प्रभाव के साथ प्रकाश की एक परत का आकार लेता है। जमीन पर पैर रखते हुए सूमा कूद पड़ी। उसके दाहिने हाथ की तलवार सीधे विराज की ओर बढ़ रही थी। वह इस समय वास्तव में कुछ उदास थी, क्योंकि उसे बेशर्मी से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विराज के हमले को रोकने के लिए स्वर्गीय शक्ति का उपयोग करना पड़ा। उसका चेहरा बेचैन दिख रहा था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने जो सम्मान खोया था, उसे वापस पाना था। इस बार विराज ने पलटवार नहीं किया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक पल में ही वह एक पूजनीय मूर्ति की तरह लगने लगा। हालांकि यह सिर्फ कुछ पल के लिए था, लेकिन इसने बगल में खड़े प्रताप को अपनी आंखें चौड़ी करने पर मजबूर कर दिया। एक स्पष्ट ध्वनि के साथ सूमा चौंक गई और स्तब्ध होकर पीछे हट गई। वास्तव में उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा विराज की तुलना में कम से कम 2 गुनी थी और साथ ही वह हवा में उछल गई। इसलिए भले ही उसने दया दिखाई हो, फिर भी उसका हमला बल काफी होगा। सूमा के लिए विराज को पीछे हटना चाहिए था, लेकिन वास्तव में उसे ही पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। मैं हमला नहीं कर सकती, यह कैसे संभव है? सूमा उदास भाव से नीचे गिर पड़ी। उसके चेहरे पर देखा जा सकता था कि वह विराज की वर्तमान रक्षात्मक मुद्रा को नहीं समझ पाई थी। सूमा को रुकता देख विराज ने अपनी तलवारें पैक कर लीं। सूमा की उदास सूरत देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आया कि इस समय उसे क्या करना चाहिए। चाचा प्रताप, कृपया मुझे बताओ, यह सब क्या है? विराज केवल एक प्रथम चरण का चक्रीय सम्राट शूरवीर है, तो यह कैसे संभव है? वह मुझे कैसे पीछे हटा सकता है? जैसे ही उसने यह कहा, सूमा ने प्रताप के हैरान चेहरे पर भाव देखा। इस बार वह एक मूर्ति की तरह दिख रहा था, जो स्तब्ध रूप दिखाते हुए वहां खड़ा था। चाचा प्रताप,
आपको क्या हो गया है? सुमा ने संदेह से भरे भाव से पूछा। दिव्य बाधा। विराज, जल्दी से मुझे बताओ, क्या तुमने अभी जो इस्तेमाल किया वह दिव्य बाधा था? प्रताप ने विराज के सामने पहुंचने से पहले कुछ कदम उठाए। उसकी आंखें अधीरता से भरी हुई थीं और एक हिलता हुआ भाव दिखा रहा था। सुमा का वीर चेहरा तुरंत विस्मय से गूंगा हो गया। चाचा प्रताप, क्या आप गलत नहीं हैं? वह एक सजीव शूरवीर का दिव्य बांधा था। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। क्या केवल सजीव शूरवीर ही दिव्य अवरोध का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे?